हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज मैंने कल बता दिया था मैसेज कि कृतिका में मेरे संग की औरतें पढ़ाएंगी कल। चलो तो आज पढ़ते हैं कृतिका। तो फर्स्ट वाला जो चैप्टर है इस जल प्रलय में वो कैंसिल हो गया, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो सेकंड वाला चैप्टर मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलिए, ये जो है मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जो लेखिका हैं, उन्होंने अपने जीवन की जो स्मृतियां हैं वो इस पाठ में व्यक्त की हैं कि उनका जीवन किस तरह सा था और वो किस किस से प्रभावित थी रहीं। चलिए तो पढ़ते हैं हम। लेखिका कहती कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। जाहिर है क्यों लिखा गया है विशेष रूप से कि मतलब सभी की एक ही नानी होती है। जैसा कि उन्होंने लिख दिया मेरी एक नानी थी, तो नानी सबकी एक ही होती है, इसलिए जाहिर है मतलब सत्य है ये। पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। नानी की से कहानियाँ भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। कैम्ब्रिज विद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो लेखिका की नानी थी वो उनकी जन्म से पहले तो क्या मतलब माँ की विवाह से पहले ही मर गई थी, इसलिए उनके विषय में उनसे कहानी सुनने का सौभाग्य लेखिका को नहीं मिला। और उसके बाद लेकिन कहती हैं कि तब भी वो उनके विषय में बहुत कुछ उन्होंने सुन रखा था। जैसा कि उन्होंने सुना कि जो उनकी नानी थी वो बहुत पर्दानशी थी और उनके जो नाना थे वो विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, वहाँ से डिग्री हासिल करके आए और यहाँ आकर वो अपनी उसी विलायती ढंग से ही जीवन जीने लगे। इससे के कारण जो नानी थी उन्हें वो उस रहन सहन से प्रभावित न होकर वो उन्हें अपने भारतीय जीवन का ही उन पर प्रभाव रहा और फिर उन्होंने अपनी कोई पसंद नापसंद कभी भी अपने पति यानी लेखिका के नाना से नहीं इजहार किया, नहीं कभी कही। आगे है, पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके 2 स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। सब दंग हैरान रह गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती हैं। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीबी के हुजूर में पेश किया। तो बताएं कि नानी कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो लेखिका की माँ थी अकेली अपनी माता पिता की संतान थी। तो जब उनके मृत्यु का समय नज़दीक आ गया तो उन्हें बहुत चिंता हुई अपनी बेटी की। तो उन्होंने विवाह की चिंता में एकदम से मुखर हो गई और उन्होंने सबका लिहाज, जो पर्दानशी थी उसका लिहाज छोड़कर उनके पति के जो दोस्त थे प्यारेलाल शर्मा उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो सारे घर के परेशान आश्चर्यचकित रह गए कि अरे, जो कभी घर में अपने मर्द से अपने पति से नहीं बोलती थी मुंह खोलकर,
तो वो आज किसी गैर मर्द को क्यों बुला रही है। लेकिन उनकी तबीयत ऐसी थी, इसलिए उनके पति ने यानी कि लेखिका के नाना ने तुरंत ही अपने मित्र यानी प्यारेलाल शर्मा को बुला लिया। तो अब जो नानी ने कहा वह और ही हैरत अंगेज था। क्यों? उन्होंने कहा, अब प्यारेलाल शर्मा से उनकी नानी ने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमान बरदार से हो। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल की रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। अब इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो उनकी नानी थी वो कितनी स्वतंत्रता से प्रेरित थी। तो स्वतंत्रता संग्राम का किस तरह से उन्होंने भागीदारी की, घर से बाहर नहीं निकलते हुए, पर्दा नशी होते हुए भी उनके जो मन के भाव थे वो किस तरह के थे कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए जो विवाह के लिए वर कहा तो स्वतंत्रता सेनानी को ढूंढने कहा कि आज़ादी का सिपाही हो, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हो, उसको अपनी बेटी के विवाह के लिए चुना, जो कि वो खुद नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने पति के मित्र से कहा, क्योंकि उनके जो पति थे वे कैसे थे, वो तो विलायती जीवन जीने वाले और अंग्रेजी शासन के एक नौकर थे, नौकरी करते थे। तो इसलिए उन्हें वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो अपने पति के कोई दखलंदाजी नहीं करती, ना कोई जोर ज़बरदस्ती, और ना ही वो अपने विचार उनसे कभी बताती कहती। वो अपने स्वच्छंद रूप से अपने विचार अपनी तरह जीने में ही आज़ादी को मानती थी। इस पैराग्राफ से पता चलता है कि जो लेखिका की नानी थी वह उनका स्वतंत्रता संग्राम में भावनात्मक रूप से कितना हिस्सा था रहा है। आगे इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे लड़के से हुई, होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा देला एक नहीं था। माँ बेचारी अपना माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर खा जाती। तो रात भर जागकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पूछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश भी नहीं की। तो जो लेखिका की माँ थी, उनका विवाह एक शिक्षित या पढ़े लिखे लड़के से तो हुआ, लेकिन वो था आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाला यानी भाग लेने वाला था। इस कारण उसका यही अपराध रहा कि वो आंदोलन करता था आज़ादी का, इसलिए उसे ICS का जो पेपर थे उन्हें भी नहीं देने दिया अंग्रेजों ने। और वो उनके पास बहुत यानी पुरखों का पैसा धेला भी नहीं था, तो यानी वो एक निर्धन परिवार से भी थे। तो माँ जो थी क्या करती, माँ अपनी माँ की तरह जो गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलने वाली थी, इसलिए हमेशा सादा जीवन जीती, खादी के वस्त्र पहनती, लेकिन उनके जो विचार थे बहुत उच्च थे। खादी की साड़ी, और वो इतनी नाजुक और कमज़ोर थी कि वो एक साड़ी भी पहनने में उनकी कमर चनका जाती, यानी उनको भारी लगती थी, बल आ जाता था। तो वो क्या करती कि वो साड़ी भी उनको पहनना नहीं आता था, इसलिए रात में जागकर
उसका साड़ी पहनने का अभ्यास किया करती, जो कि हमारे समाज में एक प्रचलन है बहू का कि साड़ी ही पहनती है। तो इसलिए वो उसके प्रैक्टिस कर लेती, जिससे कि परिवार में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन वो इतनी नाजुक थी कि उनकी लेखिका बताती कि उनकी दादी कहा करती कि उनकी माँ के लिए कहती कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। लेकिन इसका अर्थ ये है कि वो कुछ काम नहीं कर पाती, एक शो पीस सी थी, जो केवल सजाने संवारने की चीज़ थी। वो इतनी सुंदर और नाजुक थी। तो कहती हैं कि लेकिन फिर भी यह था कि उनके परिवार में किसी ने उनसे कुछ काम करवाने की पेशकश नहीं की। छींके से उतारना मतलब उनसे आगे कुछ काम लेने की नहीं सोचा। क्यों नहीं? कि उसकी 2 वजह थी उतारने की। ठीक है, ये मुहावरे हैं बच्चों। तो छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की कि मतलब उनसे कोई कार्य करवाना है। 2 कारण है। पहला तो कि वो हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे रंग नाना पक्के साहब माने जाते थे। तो बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। तो गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते, जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाली साहब ने उनके सिर्फ लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। तो पहली वजह आपको समझ में आ गई। पहली वजह क्या थी कि उनके पिता का साहब की तरह एक यानी विलायती ढंग से जीवन जीने का ढंग और एक अच्छे यानी आर्थिक रूप से मजबूत परिवार की उनकी माँ थी। इस वजह से दबदबा था, इसलिए भी उनके परिवार में उनसे कोई कुछ नहीं कहता। कहते हैं कि भले से आज़ादी के दीवाने थे, लेकिन फिर भी दबदबा उन्हीं का रहता था। जो अंग्रेज़ों के वो भी प्रशंसक हो जाते थे, क्योंकि जेब में पैसे थे। खाली जेब से किसी की भी कितनी भी इज्जत हो, लेकिन जो दबदबा रहा वो उनका ही रहा, उनके नाना का। इस कारण उनसे कोई कुछ, उनकी बेटी से, अकेली बेटी थी तो कोई कुछ नहीं कहा करता। दूसरी वजह थी माँ का अपना भी व्यक्तित्व, शख्सियत, मतलब उनकी अपना व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा था। वो कैसा था? एक तो बहुत खूबसूरत थी, सुंदर थी, नज़ाकत, गैर दुनियादारी, और दुनियादारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, के साथ ही वो ईमानदार और निष्पक्ष थी। वो न्यायपूर्ण बात करती थी, कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। करीब ये सब जो उनके नैतिक गुण और उनके क्या कहना चाहिए, फिजिकल जो सुंदरता थी, तो वो सब ऐसी कुछ थी कि इसकी वजह से जो थी वो बहुत परी की तरह सुंदर, जादुई यानी बहुत चमत्कारी सी सुंदरता उनकी मालूम पड़ती थी। इसलिए उनसे कोई काम करवाने की सोचता ही नहीं था। हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी, लेकिन काम के लिए चाहे कैसा भी हो उनकी सलाह जरूर लेते थे घर वाले, और जो वो कहती उसी बात को पत्थर की तरह निभाया भी, पत्थर की लकीर की तरह निभाया, यानी कि जो वो कहती वही कुछ हुआ करता था। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। तो लेखिका बताती हैं कि उनकी जो दादी है उनकी माँ के लिए कहती, मतलब बहुत रईस घर की थी ना, तो इसलिए उनको हाथी की, यानी हाथी क्या होता, बहुत अधिक मूल्यवान माना जाता है जानवर पालने में, और बैल जो है वो काम के लिए ही रखे जाते हैं उसमें। तो कहते हैं कि हम हाथी पे हल से नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल है, यानी काम करने के लिए हमारे पास बहुत है, और भी लोग हैं, लेकिन जो हमारी इज्जत का जो है बहू है, इज्जत हमारी बढ़ाती है, अच्छे परिवार की है, सुंदर है, सुशील है,
तो उससे हम काम नहीं करवाएंगे। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया। तो क्यों आ गया? क्योंकि उन्होंने व्यवहार देखा। जब देखा था कि हम बच्चों को ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, और दादी, उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द पिताजी भी। कहते कि मतलब ये बात हमें कैसे समझ में आ गई कि दादी की, कि हम उनसे काम नहीं करवाएंगे उनकी माँ से, क्योंकि वो क्या देखती थी, माँ जो है उनका अपने बच्चों का भी कुछ नहीं करती थी, ममत्व की परवरिश ही नहीं की। उनकी वो सारे काम जो ममतामयी माँ करती है, उनके और घर के जो लोग थे वो सब, दादी, उनकी जिठानियाँ, और तो और कहते कि जो पुरुष थे वो भी, उसके पिता थे वो भी अपने बच्चों की परवरिश किया करते थे। तो पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। तो कहते कि लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन आज़ादी का जुनून उनका पूरा था, अपनी माँ की तरह, यानी उनकी नानी की तरह भरपूर था, और उनके तरह से वे भरपूर निभाती रहीं। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो, उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस देश से पूछ कर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से वो निभाती थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। भारतीय माँ क्या होती है? अपने बच्चों के लिए बच्चों जीती है, उसके लाड़ दुलार अपने बच्चों को करती है, और अच्छा सा बनाना पकाना, तो ऐसा कुछ उनकी माँ नहीं करती थी। इसलिए वो कहती कि हमने अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह नहीं पाया। ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे ही किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे और न उनसे आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वे पत्नी, माँ, बहू के किसी भी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? साहबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वे कभी झूठ ना बोलती थी, और वे एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। तो कह रही कि अपनी माँ की वो जो व्यक्तित्व है उसको बताती हैं कि वो जो एक परंपरागत रूप से जो एक स्त्री होती है, उसके जो कर्तव्य होते हैं कि माँ की तरह अपने बच्चों का पालन पोषण करना, प्यार करना, घर में अपने पति की सेवा शुश्रूषा करना, या बहू होने के की तरह सारे घर के काम काज करना, तो वो कह रही कुछ भी नहीं करती थी। दो कारण थे, एक तो ये था कि वो कमज़ोर थी तो बीमार सी रहती, और दूसरा ये भी था कि उनको काम करने में रुचि ही नहीं थी, और इस तरह वो हमेशा अधिक समय लेटी ही रहती। उनका सारा समय किसमें, साहित्य पढ़ने में, किताबें पढ़ने में, संगीत सुनने में निकल जाया करता था। तो कहती कि उनके जो घर वाले थे, दादा दादी वगैरह, इतना कुछ उनके ना करते हुए उनसे कुछ कभी नहीं कहते, ना ही उनसे कुछ अपेक्षा रखते थे कि वे सब ये काम करें। लेकिन इतना भी होने पर उनमें सबकी श्रद्धा जो थी, यानी सारे परिवार वाले उनमें उनसे श्रद्धा रखते थे, क्योंकि कहती है लेखा कि मेरे अकॉर्डिंग, यानी मेरे समझ में ये बात आई, एक तो वो था ही कि वो साहबी खानदान से की बेटी थी, लेकिन उनका अपना व्यक्तित्व ये था कि वे कभी भी एक तो झूठ नहीं बोलती, दूसरी गोपनीय बात यानी गुप्त बात रखती, दूसरों की एक बात दूसरे से नहीं कहती, किसी की बातों को हमेशा छुपा कर ही रखती थी गोपनीय तरीके से। कोई उनसे कुछ कह दे तो वो दूसरे से उस बात को जाहिर नहीं करती थी, अपने उसकी समस्या का समाधान करती। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। अब इस कारण क्या हुआ, पहला जो उनका साहबी खानदान की वजह से घर वाले उनका सम्मान किया करते थे, और जो उनका अपना व्यक्तित्व था कि कभी झूठ ना बोलना, दूसरों पर जाहिर ना करना, गोपनीय रखना बातों को, इस कारण सारे लोग उनके दोस्त हो जाते थे। सब अपने मन की बात शेयर करते कि वो किसी से कहती नहीं थी। दोस्त वे हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। लेखक कहते कि वो दोस्ती की तरह जो व्यवहार था वो अपने बच्चों के साथ भी करती थी, हमारे साथ भी थी, और बाकी जो माँ का काम था वो नहीं करती थी। तो माँ का काम हमारे पिताजी किया करते थे। माँ का जो फर्ज होता है वो सारा
पिता निभाते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरों के नाम क्यों ना आई हो। तो लेखिका बताती कि जब हम छोटे थे तो अगर किसी की चिट्ठी आ जाए और उससे कोई ये नहीं पूछता कि ये उसमें लिखा क्या है, भले से एक दूसरे की कह रही, वो कई बहनें तो एक दूसरे बहन की हो, लेकिन वो नहीं पूछते थे। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से उभरी हैं या नहीं, ना ही कोई ये था कि वो उनकी बीमारी सही है कि नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ, तो छोटा सा घर था क्योंकि वो निर्धन परिवार में उनका विवाह हुआ था। एक स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण निर्धन थे, उनको नौकरी नहीं मिली थी, उनके पिता को पेपर ही नहीं देने दिया गया था। तो अब बच्चे थे उनके 6 और साथ में सास ससुर भी थे, यानी दादी बाबा और साथ में बच्चे। तो ये सब रहते थे इतने लोगों के साथ। तो हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की, लेकिन इतने सदस्य होने पर भी अपने अपना जो निजत्व था वो सबको छूटती, कोई किसी से कुछ कहे या ना कहे, किसी को कोई प्रेशराइज नहीं किया जाता था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेकिन केवल। तो कहती हैं कि इसी कारण से जो हमें कोई टोका टाकी नहीं थी, हमसे कोई पूछता नहीं था, इस कारण ही हम जो तीनों बहनें और जो हमारा भाई था वो लेखक बन गए, यानी लिखने का कार्य करने लगे, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं था क्या कर रहे हो। तो आगे कहती हैं, लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती। तो कहती है कि अगर इन सब बातों, मतलब एक जो परंपरा सी होती है, लीक का अर्थ है परंपराओं से हट करके जो थे उनके पूर्वज, उनकी माँ थी कि माँ अपनी एक स्त्री की तरह कार्य नहीं करती थी, ना बेटी की ना बहू की तरह, ना पत्नी की तरह, ना माँ की तरह। इसी तरह नानी, वो भी उनकी नानी ने भी वही किया, वो भी लीक से हट के उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी, ना उनकी तरह रहन सहन रखा, अपने अकॉर्डिंग आज़ाद विचारों से अपने ढंग से जीती रही। तो कहती यही होता तब भी था। दादी भी उनकी ऐसी थी लीक से हटकर कि सबको जो है उनकी बहू कुछ काम नहीं करती थी, पर दादी थी वो भी ऐसी थी कि उनकी बहू कुछ नहीं करती, लेकिन वो कभी भी उन्हें बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छे से उनको उनके साथ बिहेवियर था उनकी माँ के साथ। तो कहते लेकिन कह रही जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था, मतलब जो उन परंपराओं के अनुकूल नहीं, अपने ढंग से जीने के आदी थे, शौक थे सबको। तो उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। जो उनकी दादी की बात करती हैं वो भी ऐसी थी कि उन्होंने कहा, उन्होंने व्रत या एक निश्चय कर रखा थी, अगर धोतियाँ अगर उनके पास कपड़े ज़्यादा हुए तो वो 2 ही रखेंगी, अगर ज़्यादा होगी तो एक अपने किसी को दान कर दिया जाएगा। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था, वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती। तो दादी की बात करें कि जैन समाज की थी, तो कह रहे उसमें जो बहुत अधिक चीज़ों का इकट्ठा करना, यानी स्टॉक करना कोई बुरी बात नहीं है, सही माना जाता है, क्योंकि जीवन जैन समाज में कहते हैं सादा जीवन होना चाहिए। तो इसलिए वो कोई अलग हरकत नहीं थी, तो वो तो ठीक था। लेकिन कहती हैं कि इससे भी आगे बढ़ के उनकी क्या जलवा था, क्या बात थी कि जब कह रही मेरी माँ भी गर्भवती हुई पहली बार, तो देखो पहले के समय में क्या था कि लोगों को बेटों की ज़्यादा चाह होती है, लेकिन उनकी परदादी जो थी वो कितनी लीक से हटके थी कि उन्होंने जब पहली बार उनकी मतलब पोते की बहू गर्भवती हुई तो उन्होंने मंदिर में जाकर ईश्वर से इच्छा व्यक्त की, कामना यानी मन्नत मांगी कि उन्हें जो है क्या हो, भगवान और अपने बीच पोशीदा, और साथ में भगवान से कहा कि छुपा के रखना, पोशीदा अपने और भगवान के बीच में रखना, और सरेआम ऐलान कर दिया
उसके बीच भगवान के और अपने बीच में ही नहीं रखी, यानी चुपचाप से ही नहीं रखा, उन्होंने सरेआम ऐलान किया। क्या था देखिए कि लोगों इतना सब लोग उनकी बात को सुन के आश्चर्यचकित रह गए कि उससे उन्होंने कि क्या कामना की, क्या मन्नत मांगी कि उनके तो फितूर की वाजिब वजह ढूंढे ही नहीं मिली। यह भी नहीं कह सकती खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं होती। तो कहती कि उन्होंने क्या मांगा था कि उनकी जो पोते की बहू है उसके लिए कन्या हो। तो कहती कि और ऐसा नहीं था कि हमारे घर में लड़कियां नहीं थी, लड़कियां भी हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थे। तो कह रही हैं ऐसा भी नहीं था कि कन्यादान नहीं कर पाएंगे, लड़कियां तो थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, जब पिताजी की भी बहनें थी, मतलब बुआएं भी थी, दादाजी की भी बहनें थी, लेकिन फिर भी उनको लड़कियों की इतनी चाह थी। तो उन्होंने भगवान से क्या कहा, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था, नकुड़ गांव का नाम है बच्चों, नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। कहते भगवान माँ की इतनी संता था, कहते बेतार के तार की तरह उन्होंने जो कहा वही ईश्वर जैसे कह देता हो कि तथास्तु। तो ऐसे ही है, मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती, पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाई उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा कि उनकी माँ की भी यही इच्छा थी। तो लड़की की गैर वाजिब जस्तजू सुन, मतलब जो वाजिब नहीं है, सभी बेटा चाहते हैं, तो उसको कि सुन के भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए। भगवान ने कहा कि एक न दो, पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। भगवान ने क्या किया, इतना हुए कि उन्होंने 1 2 3 4 5 लड़कियां उनके घर में कर दी। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अपनी माँ की तारीफ बता नहीं, भगवान तो कैसे ना सुनते, भगवान तो उनकी सुनते ही थे। क्योंकि और तो और वो एक कहानी और बताते हैं कि चोर भी जो थे वो भी उनकी बात में आ जाते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा एक और आगे बताया उन्होंने। संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। अब बच्चों यहाँ से ही मैं इसको छोड़ रही हूँ, ये अभी है 3 पेज हैं। चलिए तो अब आप इसमें से हम अब ये कल पढ़ेंगे आगे का, क्योंकि काफ़ी हो जाएगा। आप इसमें से जो ना समझ में आए उसको देख लीजिए, पूछिए, हार्ड वर्ड हैं। और साथ ही अभी आपको जो टेस्ट लेंगे उसकी भी डेली सा जो भी आपको ना समझ में आए ग्रामर में वो पूछते रहिएगा। चलो तो अब आगे से देखो, इसको इसमें से भी पूछो और अपने टेस्ट की तैयारी के लिए उसमें से भी पूछो। ओके।